एकांकी संग्रह के दूसरे एकांकीकार हैं भुवनेश्वर और उनका एकांकी है ऊसर। ऊसर मैं आपको पढ़ाऊँ उससे पहले मैं आपसे थोड़ी सी बात भुवनेश्वर के बारे में कर लेना चाहता हूँ। भुवनेश्वर का जन्म तो 1910 ईस्वी में शाहजहांपुर में हुआ था, लेकिन उन्होंने अपने जीवन का अधिकांश हिस्सा, बहुत लंबा नहीं क्योंकि वे ज़्यादा लंबे अरसे तक जिए ही नहीं, वो उन्होंने इलाहाबाद में बिताया। इलाहाबाद में रहते हुए वे साहित्य, हिंदी साहित्य के पटल पर छाए और जाने गए, जीनियस के रूप में जाने गए। उनकी विद्वत्ता का आतंक था। भुवनेश्वर वैसे खुद बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, इंटरमीडिएट तक थे, लेकिन उनको अंग्रेज़ी का गहरा ज्ञान था। उन्होंने बहुत सारे पश्चिमी लेखकों को गहराई से पढ़ रखा था, जिनमें प्रमुख नाम माने जाते हैं इब्सन, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, ऑस्कर वाइल्ड, सिगमंड फ्रायड और D.H. लॉरेंस। अब ये जो मैं नाम बोल रहा हूँ, इन सबकी एक खास पहचान है। सिगमंड फ्रायड का नाम मनोविश्लेषण के साथ जोड़ा जाता है। D.H. लॉरेंस का एक बहुत प्रसिद्ध उपन्यास है लेडी चैटरलीज लवर, जिसको उस जमाने में जो हमारी नैतिकता की दीवारें उन्हें धक्का देने वाला बहुत बड़ा विद्रोही उपन्यास माना गया था। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ अपनी गहरी व्यंग्यात्मकता के लिए जाने जाते हैं। तो पश्चिम के इन नई पीढ़ी के लेखकों को पढ़ने का भुवनेश्वर के ऊपर गहरा असर पड़ा और वे एकदम नए दृष्टि से, नए आधुनिक बोध के साथ अपनी रचनाएं लिखने लगे, जिसने उस समय के हिंदी साहित्यकारों को बहुत ज़्यादा चौंकाया था। दूसरी बात जो समझनी जरूरी है वो ये कि भुवनेश्वर का लेखन जो है वो महायुद्धोत्तर मानसिकता से जुड़ा हुआ है। 2 विश्व युद्ध हुए भारत दुनिया में, पहला विश्व युद्ध और दूसरा विश्व युद्ध। इन विश्व युद्धों के दौरान और विश्व युद्धों के तत्काल बाद का जो लेखन है उस पर हम अस्तित्ववाद का और बहुत सारी अलग तरह की मानसिकता का प्रभाव देखते हैं। उससे निकलती है एक खास धारा जिसको कहा जाता है एब्सर्ड धारा। क्या कहा जाता है? अंग्रेजी का शब्द है एब्सर्ड, ABSURD। एब्सर्ड का हिंदी अर्थ ठीक ठीक समझा पाना थोड़ा मुश्किल है। एब्सर्ड का मतलब होता है जिसका कोई मतलब ना हो। एब्सर्ड यानी जो बिल्कुल बेकार की बात हो। इसके लिए कुछ लोग असंगत शब्द काम में लेते हैं, जिसमें कोई संगति ना हो, असंगत बातें करना, इधर उधर की बातें करना। लेकिन इसके लिए ज़्यादा अच्छा शब्द बलवंत गार्गी ने अपनी किताब रंगमंच में थिएटर के संदर्भ में, खासतौर पे एब्सर्ड थिएटर जो पूरी परंपरा है उसके बारे में, उन्होंने एब्सर्ड थिएटर को हिंदी में कहा है ऊल जलूल का थिएटर। मुझे ये शब्दावली ज़्यादा पसंद है, तो मैं एब्सर्ड थिएटर को हिंदी में कहूँगा ऊल जलूल का थिएटर। अब ये ऊल जलूल का मतलब क्या है? यानी एक ऐसी कथा आपके सामने गढ़ी जाए जिसमें कुछ भी तारतम्य ना हो, जिसमें कोई भी बात का आपस में कोई संबंध ना हो, जिसका कोई अर्थ न निकलता हो, जो बड़ी बेकार सी बात लग रही हो। लेकिन जो बात एकदम ऊल जलूल और बेकार की लग रही है उसमें भी बहुत गहरा अर्थ छिपा होता है यदि उसको आप ध्यान से देखें। एब्सर्ड थिएटर के सबसे बड़े लेखक माने जाते हैं दुनिया में सैमुअल ब्रैकेट। सैमुअल ब्रैकेट का एक नाटक है वेटिंग फॉर गोडो, उसे एब्सर्ड नाटकों की परंपरा में सबसे बड़ा नाटक माना जाता है। वेटिंग फॉर गोडो, गोडो के इंतजार में। ये बड़ा मज़ेदार नाटक है, कभी मौका लगे तो आप पढ़ सकते हैं, हिंदी में भी उपलब्ध है, इसके हिंदी अनुवाद भी कई बार हो चुके हैं। गोडो का इंतजार कर रहे हैं दो पात्र बैठ करके गोडो का इंतजार कर रहे हैं। एक जगह मछली पकड़ रहे हैं और गोडो का इंतजार कर रहे हैं, और वो गोडो का बस पूरे नाटक में कहीं आता ही नहीं है। और वो गोडो कौन है इसको लेके लंबी बहस चलती है। मतलब गोडो चूंकि आता ही नहीं है नाटक में, इसलिए पता ही नहीं चलता है कि वो गोडो कौन है, और इसलिए उसकी नाटक की तरह तरह की व्याख्याएं संभव है। वह नाटक में गोडो को लोगों ने उम्मीद और आशा से लेकर के मृत्यु तक हर तरह की उसकी व्याख्याएं करने की कोशिश की है। गोडो प्रतीक बन जाता है। तो इस तरह से नाटक बहुलार्थ ग्रहण कर लेता है, यानी एक नाटक के जब कई सारे अर्थ संभव हो, और यह एब्सर्ड थिएटर में ही संभव हो पाया। तो वेटिंग फॉर गोडो दुनिया के सबसे मशहूर नाटकों में से एक है। एक हमारे भारत के बहुत प्रसिद्ध निर्देशक जो हैं वागीश कुमार सिंह और हेमा सिंह, उन्होंने बीकानेर में ये नाटक जेल के भीतर खेला, और वहाँ उन्होंने कैदियों से पूछा कि आपके हिसाब से गोडो का मतलब क्या है। तो कुछ ऐसे कैदी थे जो फांसी की सजा पाए हुए थे, उन्हें गोडो में अपनी आसन्न मृत्यु नजर आई। तो आप समझ सकते हैं कि हम समझते हैं कि दर्शक बेवकूफ़ होते हैं, लेकिन दर्शक बेवकूफ़ नहीं होते हैं। जैसे आप एब्सर्ड कह रहे हैं, उस एब्सर्ड में यानी उस ऊल जलूल के थिएटर में भी, एब्सर्ड में भी मीनिंग ढूंढ लेंगे, यानी उस ऊल जलूल में भी अपने कायदे का कोई अर्थ प्रत्येक दर्शक अलग अलग तरह से निकाल सकता है। इसलिए एब्सर्ड थिएटर की एक बड़ी महान परंपरा दुनिया भर में रही है। लेकिन
जो दूसरी महत्वपूर्ण बात आपके लिए जानने लायक है वो ये कि सैमुअल ब्रैकेट और भुवनेश्वर दोनों लगभग एक ही समय में लिख रहे थे, और ये माना जाता है कि शायद ब्रैकेट के रचनाक्रम से भुवनेश्वर परिचित हुए कोई जरूरी नहीं है। तो भुवनेश्वर पर ब्रैकेट का असर है ऐसा नहीं है, बल्कि सैमुअल ब्रैकेट का ये प्रसिद्ध नाटक वेटिंग फॉर गोडो तो भुवनेश्वर के मशहूर कहानियों और एकांकियों के बाद में लिखा गया है। तो इसलिए भुवनेश्वर भी एब्सर्ड थिएटर परंपरा के जनकों में से एक है। दुनिया में एब्सर्ड थिएटर प्रारंभ करने वाले लोगों में भुवनेश्वर का बहुत महत्वपूर्ण नाम है। उनके कुछ प्रमुख एकांकी संग्रह, सबसे पहला जो उनका एकांकी आया था जो प्रेमचंद के हंस में छपा था वो था श्यामा एक वैवाहिक विडंबना। इसके बाद में उनके 2-3 एकांकी संग्रहों के नाम बता रहा हूँ जो आप नोट कर लें, परीक्षा में सवाल की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। कारवां, स्ट्राइक और तांबे के कीड़े, ये उनके कुछ महत्वपूर्ण एकांकी संग्रह हैं। ऊसर उनका इसी एकांकी संग्रह में संकलित एकांकी है। प्रेमचंद खुद भुवनेश्वर से बहुत गहरे तक प्रभावित थे। एक जगह प्रेमचंद ने कहा था, बहुत महत्वपूर्ण उनका संवाद है, उन्होंने कहा था अगर जैनेन्द्र थोड़ी दुरूहता कम कर दें और भुवनेश्वर थोड़ी कटुता कम कर दें तो हिंदी साहित्य को अमर कृतियां दे सकते हैं। यानी भुवनेश्वर में कटुता बहुत ज़्यादा थी। भुवनेश्वर का जीवन बड़ा बोहेमियन किस्म का था। बोहेमियन का अर्थ मुझे पता नहीं आप लोग जानते हैं या नहीं। बोहेमियन यानी एक ऐसी जीवन शैली जिसके अंदर समाज के नैतिक नियमों का पालन नहीं किया जाता है, एक ऐसी जिंदगी जो बहुत आवारा किस्म की होती है। इस प्रकार की जिंदगी भुवनेश्वर ने जी और अंत में एक गुमनाम मृत्यु को प्राप्त हुए। भुवनेश्वर का पूरा जीवन उनके रचनाकर्म की तरह ही बड़ा एब्सर्ड था। अब मैं इस एकांकी के बारे में बात करता हूँ जिसका नाम है ऊसर। तो ऊसर एकांकी जो है इसमें कुल मिलाकर के ज़्यादा पात्र नहीं है। एक गृहस्वामी है, एक उनकी पत्नी है, एक उनका बेटा है, एक ट्यूटर है जो युवक है जो उस बच्चे को पढ़ाने के लिए रखा गया है, जो एक मोटी औरत है, एक छोटी औरत है, 2 और लड़कियां हैं। नाम किसी के भी नहीं है, पूरे पात्रों में से किसी के भी नाम नहीं है। उन्हें मोटी औरत, गृहस्वामिनी, गृहस्वामी, ट्यूटर, लड़का, युवक यही कहकर के संबोधित किया गया है पूरे नाटक, पूरे एकांकी में। मैं एकांकी के प्रारंभ पे आपसे थोड़ी सी चर्चा करना चाहता हूँ। एकांकी का प्रारंभ जो हो रहा है वहाँ पे एक लंबा सा ब्रैकेट में रंग निर्देश है। रंग निर्देश क्या कहते हैं? रंग निर्देश वो हिस्सा होता है जो जब नाटक खेला जाएगा तो प्रस्तुत नहीं किया जाएगा, वह हिस्सा लेखक निर्देशक को समझाने के लिए लिखता है, जो ब्रैकेट के भीतर होता है कि आप जब स्टेज पे नाटक शुरू करेंगे तो क्या क्या दृश्य हो, कैसा दृश्य होगा। इसके लिए देखिए कितना विस्तार से भुवनेश्वर ने लिखा है। एक मध्यवर्ग के बंगले का ड्राइंग रूम, छोटा और नीचा पटा है, दीवारें सादी हैं पर कुछ तस्वीरें आज ही टांगी गई हैं जो कील गाड़ने के ताजे निशानों से मालूम होता है। 2 दरवाजों और 3 खिड़कियों पर पर्दे पड़े हैं, वे रोज पड़े रहते हैं। आज सिर्फ खिड़कियों के पर्दों के नीचे की फटी हुई कोरें तुरंत दी गई हैं। भीतर के दरवाजे पर जाली का कटा हुआ पर्दा है जिसके लगाने के निशान मैले और पुराने हैं। कॉर्निस पर बहुत सी तस्वीरें और कुछ बड़े घोंचे और शंख रखे हैं। एक प्लास्टर ऑफ पेरिस का गांधी का बस्ट भी है। फर्नीचर कमरे के लिए कुछ ज़्यादा और अक्सर बेमेल है, मैं कुछ हिस्सा छोड़ रहा हूँ। कुर्सियाँ इस तरह रखी हैं कि वो आने वाले का रास्ता बाधित कर रही हैं। एक कुत्ता दहलीज पर सिर रखे सो रहा है और किरमिच की कुर्सी पर एक युवक हाथों से जंगलों को भींचे टांगे हिलाता पोर्च में खड़ी नीली कार की तरफ बड़ी देर से, करीब करीब जब से वह लाल सुर्खी को दबती हुई अपने बेसुर टायरों से छोटी छोटी कंकड़ियां उड़ाती हुई आई है, देख रहा है। दिसंबर की शाम कुछ कुछ गाड़ी हो चली है। ये पूरा ब्रैकेट के भीतर है। इसे हम कहते हैं रंग निर्देश, जो रंगकर्मी को यानी निर्देशक को जो निर्देश के रूप में लेखक बताता है कि भाई आप जब नाटक शुरू करेंगे तो स्टेज पर या मंच पर इस प्रकार का दृश्य होना चाहिए। अगर आप इसकी तुलना पिछले एकांकी के रंग निर्देश से करें तो उसमें आप पाएंगे कि उसमें सिर्फ 2 लाइन का रंग निर्देश था। रामकुमार वर्मा ने सिर्फ ये बता दिया था कि एक राजसी वातावरण वाला कमरा किस तरह से बनाना है और वो अपनी समझ से निर्देशक को बना लेना था। यहाँ भुवनेश्वर ने कमरे में कौन सा पर्दे में कौन सा पैबंद लगा होगा इसके बारे में भी बहुत विस्तार से निर्देश दिया है। क्यों? क्योंकि यह नाटक मूल रूप से एक मध्य वर्ग के जीवन के बारे में है, इसलिए मध्यवर्गीय जीवन की जो विडंबनाएं हैं वो उसके रहन सहन के भीतर भी दिखाई देती है। तो ये पैबंद जो हैं
ये जो पर्दे का पुराना होना, नया होना, नई कील का होना, ये सब प्रतीक हैं। इन सब के माध्यम से वो उस मध्य वर्ग के जो कुछ चीज़ें छुपाना चाहता है, कुछ चीज़ें दिखाना चाहता है, जो दिखावट के भीतर अपनी कमजोरी को छुपा करके ऊपर से ज़्यादा बड़ा और संपन्न दिखने की कोशिश करता है, उसे यहाँ पे इस पूरे दृश्य रंग संयोजन से भी प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, मैं चाहता हूँ पहले आप ये एकांकी पढ़ लें, उसके बाद मेरा ये लेक्चर सुने। ये मैं हमेशा ही कहता हूँ, इस एकांकी में कोई कथानक नहीं है, अजीब सी घटनाएं घट रही हैं। कोई एक घटना शुरू हुई, उसका कोई विशेष अंत हुआ, कोई हीरो है, कोई विलेन है, ऐसा कुछ भी इस एकांकी में नहीं मिलेगा। इस एकांकी में कुछ असंगत सी घटनाएं हैं जो एक दूसरे के साथ जोड़ के आपके सामने रख दी गई हैं। गृहस्वामी कमरे में घुसता है तो युवक और बच्चा दोनों वहाँ पे हैं, वो आकर के टोकता है, यहाँ क्या बदतमीजी है, भीतर मेहमान आए हैं और तुम यहाँ कुत्ते के साथ शरारत कर रहे हो। कुर्सियाँ देखते हुए, कुर्सियाँ सब क्यों बर्बाद कर दी, क्योंकि कुर्सियाँ टेढ़ी मेढ़ी रखी हैं, आपको रंग निर्देश में पढ़ने को मिला था ना। कुर्सी कहाँ, वह तो आपने ही हटाई है। लड़का ही ना, उनका बेटा कहता है। और अंग्रेजी तो आप सब भूल गए, जब कभी मेहमान आए तो आप अपने ट्यूटर के साथ और फिर खाली छूट जाता है संवाद। गृहस्वामी अपने बेटे को इस बात के लिए डांट रहा है कि वह अंग्रेजी में जवाब क्यों नहीं दे रहा है। यह नए संपन्न लोग हैं, अपनी बदहाली को छुपाना चाहते हैं और अपनी संपन्नता को ज़्यादा से ज़्यादा प्रदर्शित करना चाहते हैं। हम कितने बड़े हैं ये दिखाने की आकांक्षा है। तो उसने ट्यूटर इसीलिए रखा है कि बेटे को अंग्रेजी सिखा सके। और ये जो ट्यूटर जो लड़का है, ये लड़का भी बड़ा इंटेलेक्चुअल किस्म का है। ये लड़का कहता है कि वो अपने को बड़ा समझता है, मतलब वैसे तो वो उनसे पैसा लेता है तो उनसे छोटा होना चाहिए था, लेकिन वो समझता है कि वो इंटेलेक्चुअली कुछ पाने के लिए उसने ट्यूशन कर ली है, बाकी कोई ज़रूरत उसको है नहीं। ये आगे इस एकांकी में आता है, मैं वो सब पढ़ूंगा नहीं, आपको बता रहा हूँ। गृहस्वामी ट्यूटर से बात करने लगता है, कहता है कि तुम इस लड़के को संभालो, इसको सिखाओ। वहाँ वो कुछ चीज़ें बोलता है, मैं कुछ हिस्से पढ़ रहा हूँ जो ज़्यादा महत्वपूर्ण मैंने रेखांकित कर दिए हैं। तुम इन औरतों को नहीं जानते, जब बाहर के आदमी होंगे तो बिल्कुल दूसरी हो जाएंगी और अपने पति से भी यही उम्मीद करेंगी। मैंने आपके टेबल पर फिंगर बोल मैंने सुनी भी नहीं थी, पर मेरी मैम साहब शायद ये दिखलाना चाहती थी जैसे हम लोग हफ्ते में 10 दिन फिंगर बोल बोलते हैं। ट्यूटर के हंसने का इंतजार करता है, ये ब्रैकेट के अंदर है, यानी वो बोल करके सोचता है कि उसने चुटकुला सुनाया। फिंगर बोल का इस्तेमाल उसकी पत्नी ने कहीं किया होगा, वो किस्सा सुना रहा है। आपको पूरी बातों का संदर्भ समझने के लिए समझना पड़ेगा। फिंगर बोल किसको बोलते हैं, मुझे उम्मीद है कि आप लोग जानते होंगे, न जानते हो तो मैं आपको बता देता हूँ। जो आधुनिक पद्धति में जब भोजन करते हैं आप, लंच या डिनर, और आप टेबल पर भोजन करते हैं, रेस्टोरेंट में आप जाएंगे तो खाना खाने के बाद वेटर आपके सामने एक बाउल ला के रखता है जिसके अंदर गर्म पानी और नींबू होता है, और अपेक्षा ये होती है कि आप वॉश बेसिन पे जाकर के साबुन से हाथ नहीं धोएंगे, बल्कि उस नींबू से अपने हाथ की चिकनाई छुड़ा के उस गर्म पानी में अपने हाथ को करके और अपना हाथ पूरा साफ कर लेंगे। उसको बोलते हैं फिंगर बोल। तो उसको इस बात पर ऐतराज है कि उसकी पत्नी ने फिंगर बोल का इस्तेमाल करते हुए अपने ही पति को मूर्ख साबित करने की कोशिश की और ऐसा दिखाने की कोशिश की जैसे फिंगर बोल तो उनके घर में रोज ही इस्तेमाल होता है। तो ये मध्यवर्ग का जो दिखावटीपन है वो कैसे दिख करके आ रहा है, आपको इसके अंदर साफ साफ दिखता है। तो अब तो मिस्टर सिबल अच्छी है पहले से, ट्यूटर पूछता है। हाँ, यहाँ नाम आता है, पति पत्नी दोनों का नाम है मिस्टर एंड मिसेस सिबल। अच्छी क्या है, उम्र का तकाजा है। अब देखो 22 साल की मैरिड लाइफ में, फिर एकदम रुक जाता है। यहाँ भुवनेश्वर ने ब्रैकेट में लिखा है रुक जाता है, जैसे ट्यूटर से ये बातें नहीं की जा सकती, यानी वो ऊब चुका है अपनी पत्नी से। 22 साल की जिंदगी हो गई है, वह अपनी पत्नी से पूरी तरह से ऊब चुका है, बोलने लगता है, बोलते बोलते उसे लगता है कि ट्यूटर के सामने ये बातें नहीं करनी चाहिए। मैं आपसे कुछ कहना चाहता था, मुझे आपके यहाँ आए हुए पूरे 2 महीने हो गए, ट्यूटर कहता है। मैंने वो पैसा मांग रहा है प्रत्यक्ष रूप से, उसे अभी तक पैसा दिया नहीं गया है। देखिए, तो वो कहता है कि देखिए मैंने फलाना आदमी तो ज़्यादा सस्ते में मिल रही थी वो महिला, एक मैंने उनको नहीं रखा। और यहाँ वो एक पंक्ति बोलता है गृहस्वामी, मेरी ज़िंदगी का एटीट्यूड बिल्कुल मुख्तलिफ है। तुम अपने सोशलिज्म के जोश में शायद समझ चुके हो कि ज़िंदगी का गहरे से गहरा मतलब तुम्हारे लिए साफ हो गया, जैसे कोई बड़ा सर्कस घोड़ा तुम्हारे काबू में आ गया। पर ज़िंदगी अगर इस तरह लटकों और फार्मूला में बंधी रह सकती तो कब की ख़त्म हो चुकी होती। नवयुवक है, आदर्शवादी है, उसको गृहस्वामी झाड़ रहा है कि सोशलिज्म सब बेकार की बात है, ये सब चोचले हैं, युवाओं के मन में होते हैं, मैंने ज़िंदगी देखी है। दरअसल
वह सारे वादों, विचारों, विचारधाराओं से ऊपर उठ चुका है। एक ऐसा मध्य वर्ग का प्रतिनिधि है, खाया आघाया प्रतिनिधि है, जिसके लिए जीवन पूरा उबाऊ हो चुका है, जिसके लिए जीवन का कोई अर्थ नहीं रह गया है। ऊसर, एकांकी का नाम है ऊसर। ऊसर का क्या अर्थ होता है? ऊसर यानी बंजर, यानी वो जमीन जिसके भीतर कुछ नहीं उगता। ये पूरी जिंदगी बंजर हो चुकी है इस मध्य वर्ग की। यही बात भुवनेश्वर ने, इस एकांकी ने बार बार तरह तरह से दिखाने की कोशिश की है कि इनके पास करने के लिए कोई बातें नहीं है, करने के लिए कोई विषय नहीं है, करने के लिए कोई काम नहीं है। ये बेकार की बातें, बेमतलब की बहसें और बेमतलब के कर्मों में उलझे हुए लोग हैं, जिनके लिए पूरी जिंदगी ऊसर हो चुकी है, जिनका जिंदगी में रस चला गया है, जिनको अपने दाम्पत्य जीवन में भी रस नहीं बचा है, जो एक नकली और झूठी शान में जीते जा रहे हैं। फिर अचानक आवाज सुनाई देती है और कुछ लोग कमरे में घुस के आते हैं। मैं पहले आपको पिछले भाग में बता चुका हूं, एकांकी एक ही जगह घटित होता है, विभिन्न पात्र समय समय पर आते और जाते रहते हैं उसके भीतर। तो इसके अंदर एक मोटी औरत जो कि उनकी पत्नी है, दो युवतियां, एक युवक और दो जवान लड़कियां, इस तरह के कई 4-5 पात्र अंदर घुसे हैं और वो सब आपस में बातें कर रहे हैं। उनकी हंसी मजाक में क्या क्या बातें आ रही है, मैं आपको एक आध चीजें उदाहरण के रूप में बता देता हूं। हिटलर और मुसोलिनी के लिए हमें ऐसी ताकत पैदा करनी होगी। हिटलर और मुसोलिनी ही क्यों, ऐसी ताकत मौजूद है, मगर हजरत आदमी की औलाद बहुत उछल कूद मचाएगी तो यह ताकत काम में लाई जाएगी। बेचारा गांधी क्या करता है? गांधी तो सठिया गया है। युवक बोलता है तो रहनी बोलती है मैं तो कुछ जानती नहीं, लेकिन हाँ अभी विक्टोरिया सी कोई मलिका हो जाए तो फिर ठीक हो जाए। दुनिया पर यह तबाही विक्टोरिया के मरने के बाद ही आई। यह इस मध्य वर्ग का चिंतन है, जो अधिनायकवाद को, डिक्टेटरशिप को, तानाशाही को बेहतर मानता है। कहता है आज के ये जो हिटलर और मुसोलिनी को अपना आदर्श मान रहा है और गांधी के बारे में ये कह रहा है कि गांधी सठिया गया है। तो दरअसल इस गांधी और हिटलर और मुसोलिनी का जिक्र जो है वो दरअसल इस वर्ग पर व्यंग्य है, इस मध्य वर्ग पर जो आज़ादी की लड़ाई से पूरा असंपर्क है। यह नाटक 1935 या 37 में लिखा गया था और इस नाटक के जो मुख्य पात्र हैं वो ये कह रहे हैं कि मलिका विक्टोरिया का राज फिर से आ जाए तो अच्छा रहे, उसके मरने से ही सब कुछ बिगड़ा है। ये भारत में क्या हो रहा है, भारत किस आज़ादी की लड़ाई में जी रहा है, इससे पूरी तरह से कटे हुए हैं ये लोग। ये मध्य वर्ग है, अपनी सुख सुविधा में डूबा हुआ, नितांत असंप्रक्त, सामाजिकता से पूरी तरह से कटा हुआ, अपने में ही घिरा हुआ, अपने में नितांत पूरी तरह से एक टापू बना करके उसके भीतर जीने वाला। मैं कुछ इससे छोड़ रहा हूँ जो बहुत उल जलूल किस्म की बातें, असंगत किस्म की बातें इसमें चलती रहती है, उस पर मैं बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन मजेदार बात यह है कि जब एक व्यक्ति कुछ बोलता है तो वो उम्मीद करता है दूसरे लोग उसका जवाब देंगे। वो एकांकी में नहीं होता है, बातें एक से दूसरी, दूसरी से तीसरी चलती रहती हैं। यह उल जलूल, यह एब्सर्डिटी ही इस एकांकी का में मध्य वर्ग के जीवन की व्यर्थता को दिखाने के लिए आपके सामने रखी गई है। लेकिन जो एकांकी का अंतिम हिस्सा है उस पर बात करके बात खत्म कर दूंगा। एकांकी के आखिर में जब वो सब बोर हो रहे हैं, डिनर हमें अभी 2 घंटे हैं, करें क्या समझ में नहीं आ रहा है, तो एक प्रस्ताव रखते हैं कि भाई अपने खेल खेलते हैं कि एक व्यक्ति एक नाम बोलेगा, उसे सुन के सब लोग कागज में दूसरा शब्द लिखेंगे, यानी एक शब्द सुन के कुछ और शब्द लिखेंगे। तो फिर युवक नाम बोलता है, मैं पढ़ा रहा हूँ क्या क्या बोलता है। वो बोलता है कमरा, बिजली, पेरम्बुलेटर, सेक्स। जब वो चौथा शब्द सेक्स बोलता है तो सब लोग चौंकते हैं, हाँ हाँ लिखो। तो वो चुनौती की तरह 4 शब्द बोलता है। सबको क्या करना है, इस शब्द को सुन के अपने मन में जो पहला शब्द आए वो लिख लेना है। ये एक तरह की मनोवैज्ञानिक खेल होता है जिसमें पाया जाता है कि आपके शब्द से आपकी मनस्थिति का पता चलेगा। अब खेल में रोचक मोड़ तब आता है जब ये लोग एक सब कागज उठा के देखने की कोशिश करते हैं कि किसने क्या लिखा। तो लोग कहते हैं नहीं मेरा मत पढ़ो, मेरा मत पढ़ो, लेकिन पहले गृहस्वामी का, यानी जो हमारे नाटक का मुख्य पात्र है गृहस्वामी, उसका पर्चा पढ़ा जाता है। वो उसने लिखा है कमरा, जिम्मेदारी, ठीक। बिजली, क्या लिखा है, हाँ दिमाग, दिमाग लिखा, बिल्कुल ठीक, दिमाग नहीं तो ऐसी चीजें बनाई हैं। पेरम्बुलेटर, शादी। पेरम्बुलेटर जानते होंगे आप किसको कहते हैं, बच्चों की जो गाड़ी होती है ना उसको पेरम्बुलेटर कहते हैं। शादी, ठीक बात है मिस्टर सिबल, गृहस्वामी थोड़ा झेपता सा है यहाँ पे। अच्छा सेक्स, साइंस, सेक्स से जो आपने लिखा है साइंस, वाह बहुत खूब। अब किसका कागज है, मिसेस सिबल का। अब तो गृहस्वामी नहीं कहती है मेरा सबसे आखिर में पढ़िएगा, नहीं नहीं बाद में क्यों, पहले पढ़िएगा। तो अब उनका पढ़ा जाता है। तो वो लिखती है, वो लिखा है, उन्होंने लिखा है कमरे के जवाब में लिखा है बाथरूम, बिजली के जवाब में लिखा है अंधेरा, पेरम्बुलेटर के जवाब में लिखा है बेबी, और सेक्स के जवाब में लिखा है शाह नजफ रोड।
शाहनजफ रोड लखनऊ में एक प्रसिद्ध सड़क है। और ये तीनों पढ़ने के बाद गृहस्वामी एकदम खड़ा हो जाता है। इसका क्या मतलब? तुमने कहा बिना सोचे समझे, मतलब गृहस्वामी ने जो इसने लिखा है, जिस महिला ने, वो एकदम अपराधी की तरह बोलती है कि भाई तो सबने कहा था बिना सोचे समझे लिख देना है, मैंने कुछ भी लिख दिया, तुम्हारा मतलब क्या था? कुछ नहीं, मैंने वैसे ही लिख दिया, वैसे ही, सेक्स, शाहनजफ रोड, वाह वाह। तो युवक कहता है पापा ये तो खेल है, जाने दीजिए। नहीं, इसे साफ हो जाने दो, सेक्स, शाहनजफ रोड, इसके क्या मायने हैं? और वो बेचैन होकर के घूमने लग जाता है। कमरा, बाथरूम, सेक्स, शाहनजफ रोड बिल्कुल असंगत है, कोई अर्थ नहीं है। कहीं कोई अर्थ या कोई संकेत भी भुवनेश्वर ने नहीं दिया है कि इन शब्दों को साथ में लिख करके गृहिणी का क्या अर्थ था। लेकिन गृहस्वामी के बेचैन हो जाने से आप ये समझ सकते हैं कि इसके पीछे कोई ना कोई संदर्भ है, कोई गहरा संबंध है जिसका ताल्लुक इन दोनों के दाम्पत्य जीवन की उलझनों से है। अब इससे ज़्यादा विस्तार में मैं नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे इनका दाम्पत्य जीवन खोखला हो चुका है। यह बात सिर्फ एक छोटे से खेल के माध्यम से भुवनेश्वर दिखा देते हैं। और उसके बाद सब अपने अपने, कोई उठ के चला जाता है वहाँ से, कुछ लोग बरामदे में टहलने लग जाते हैं, कुछ बाहर निकल जाते हैं, और उसके बाद फिर वो युवक और ट्यूटर जो है वो दोनों वहाँ पे रह जाते हैं। आज पापा से आपकी बातचीत हुई? हाँ। क्या बातचीत हुई? कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा कि आने वाली जनरेशन चाहे बिल्लियों की हो या सांपों की, पर हमसे अच्छी होगी। तो युवक चौंकता है, पूछता है किसने कहा? मिस्टर सिबल ने। और यहाँ एकांकी खत्म हो जाता है। यानी कि ये जो हमारी पूरी पीढ़ी है ये कितनी व्यर्थ हो चुकी है, कितनी नाकारा हो चुकी है। मैं एक बार पहले बोला था इस एकांकी को पढ़ाना शुरू करने से पहले, यहाँ फिर से मैं ये बात बोलना चाहता हूँ कि विश्व युद्धों के तत्काल बाद जो साहित्य लिखा गया उसके अंदर आपको यह अंधकार, यह बेचैनी, यह अविश्वास, यह बहुत ज़्यादा दिखाई देता है। अस्तित्ववाद में आपको ये सब बहुत ज़्यादा दिखाई देता है, क्योंकि विश्व युद्धों ने इंसान को इंसानियत के अंदर से थोड़ा सा विश्वास जगमगा दिया था। ऐसा लगने लगा था कि इंसान कितना कमज़ोर है। तो इसलिए आपको इस नाटक में भी ऐसे पात्र दिख रहे हैं जिनका जीवन एकदम व्यर्थ है। इसी व्यर्थता बोध पर व्यंग्य करते हुए भुवनेश्वर ने यह एकांकी लिखा। मुझे उम्मीद आपको समझ में आया होगा। थोड़ा मुश्किल हो सकता है क्योंकि अपने आप में एब्सर्ड चीज़ को समझना मुश्किल होता है, लेकिन यही तो मज़ा है। जो चीज़ मुश्किल है उसे समझ पाने में ही तो मज़ा है। कुछ न समझ में आया हो तो पूछिएगा, इंतज़ार रहेगा। शुक्रिया।